हेलो नमस्कार, मेरा नाम समृद्धि मिश्रा है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्लेटफॉर्म लीगल्स अरोमा में। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जिसपे बहुत डिटेल में चर्चा किया था हमने। उसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, इन सब पे केस लॉज भी डील किए थे, ताकि आप एक अच्छा आंसर फ्रेम कर सकें अपने मेंस एग्जाम के लिए। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट को विजिट करें और उस वीडियो को जरूर देखें। आज हम लोग बात करेंगे पार्ट 1 के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जिसमें 4 आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4। थोड़ा सा इसको हिस्ट्री से रिलेट करने की कोशिश करूंगी। अगर आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की क्लासेस नहीं देखी हैं तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप जरूर देखें। आपको संविधान के पीछे का इतिहास पता होना चाहिए कि भारत का संविधान कैसे लिखा गया, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने कितनी मेहनत की, कौन कौन से एक्ट आए थे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए एज अ लॉ स्टूडेंट भी और एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया भी। आप इसको इस तरह कैटेगराइज मत किया करिए कि मेरे कॉलेज के सिलेबस में हिस्ट्री नहीं आ रहा, मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ूंगा, फिर आपके स्टेट जुडिशरी में हिस्ट्री नहीं आ रहा तो आप तब हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे। नहीं, डोंट डू दिस। आपको एज अ लॉ स्टूडेंट, जब आपने लॉ को अपना सब्जेक्ट ऑप्ट किया है तो आपको उस डॉक्यूमेंट के बारे में पता होना चाहिए जो सोर्स है ऑल पावर्स का, जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर और जुडिशरी तीनों को पास देता है, जो सुप्रीमा लेक्स है, सुप्रीम डॉक्यूमेंट ऑफ द लैंड है, सुप्रीम है अपने आप में, जो पूरे इंडिया को गवर्न कर रहा है, उसका इतिहास क्या है ये जरूर जानना चाहिए। इसीलिए मैंने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से 3 लेक्चर्स में समराइज किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट को विजिट करें और ज़रूर देखें। आज की क्लास में हम पार्ट 1 शुरू करेंगे। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से मैं थोड़ा सा जोड़ूंगी। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया तो उसमें एक शब्द हमने सुना था, ऑल इंडिया फेडरेशन। क्या बातें चल रही थी, इंडिया में 500 प्लस प्रिंसली स्टेट्स थे, तो ये हुआ कि भाई इंडिया को फेडरेशन बना देते हैं। अगर 50% प्रिंसली स्टेट्स ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कर दिया तो इंडिया ऑल इंडिया फेडरेशन बन जाता। लेकिन ये ऑप्शन पे रख दिया था इंडियंस के लिए कि भैया अगर तुम साइन करना चाहते हो तो करो, नहीं चाहते हो तो मत करो। इसलिए कोई चाहता ही नहीं था कि हमारे स्टेट्स में आपस में एग्रीमेंट हो, तो ऑल इंडिया फेडरेशन के कॉन्सेप्ट को खत्म करने की कोशिश की गई। फेडरेशन कहाँ से आया? तो फेडरेशन आता है वर्ड फीडस से, एग्रीमेंट बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे एक ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम की फॉर्मेशन की बात हो रही है जहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट यूनिट्स में एग्रीमेंट साइन होता है, तो उसे हम फेडरेशन बोलते हैं। फेडरेशन 2 तरीके से होते हैं, एक तो डिसइंटीग्रेशन फेडरेशन होता है और एक इंटीग्रेशन फेडरेशन होता है। इंटीग्रेशन फेडरेशन को कमिंग टुगेदर फेडरेशन बोलते हैं, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं। इसमें क्या है कि डिफरेंट स्टेट्स हैं, वो लोग एक साथ आके फेडरेशन बनाते हैं, एक साथ आके यूनियन बनाते हैं। जैसे जब हम बात करते हैं अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का, तो उनका अपना अलग झंडा है, अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, उनके अपने अलग पावर्स हैं। वो कभी भी चाहे तो नाराज होकर सेंटर से अपने आप को अलग कर सकते हैं, उनके पास राइट है खुद को सेंटर से अलग करने का। तो ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन होता है। लेकिन इंडिया जो है वहाँ पे डिसइंटीग्रेशन फेडरेशन हम देखते हैं, इसे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। इसमें एक बॉडी है जिसके पास पावर है, एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए उसने पावर्स को डिवाइड कर दिया डिफरेंट यूनिट्स में, और इसलिए इसको होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया की जब हम बात करते हैं, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने इंडिया को फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाया है ताकि सेंटर स्ट्रॉन्ग रहे। फेडरेशन में स्टेट्स के पास थोड़ा पावर दिया है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो सके। डॉक्टर BR अम्बेडकर कहते हैं कि इंडिया को हमने वेरियस स्टेट्स में डिवाइड तो किया है ताकि हमें एडमिनिस्ट्रेशन करने में आसानी हो, लेकिन इंडिया इज वन इंटीग्रल होल। हम एक हैं, हमारा एक ही झंडा होगा, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होगा जिससे पूरा इंडिया गवर्न हो रहा होगा, पर फॉर कन्वीनियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन हमने पास को डिफरेंट अथॉरिटीज में, डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड कर रखा है। उन्होंने वर्ड भी बहुत अच्छे यूज किए, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने यूज किया यूनियन। इसके पीछे 2 रीजंस उन्होंने दिया कि भैया हमारे स्टेट्स का आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं है, ना ही हम स्टेट को इतना अधिकार देते हैं कि वो खुद को सेंटर से अलग करें। उनके पास कोई भी अधिकार नहीं है कि वो मुंह फुला के अपने आप को अलग कर ले कि भाई नहीं, हम तो नहीं करने वाले, आपके साथ नहीं रहना, हमारी बन नहीं रही है तो हम अपना अलग देश बना लेंगे। ऐसा कोई अधिकार हमने स्टेट्स को नहीं दिया है। हमेशा सेंटर ज़्यादा पावर में होगा इन कंपैरिजन टू स्टेट्स। आर्टिकल 1 की जब हम बात करते हैं तो उसमें वर्ड्स लिखे हैं, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स।
तो भारत वर्ड यूज किया गया है राजा भरत को ट्रिब्यूट देने के लिए। यूनियन ऑफ स्टेट्स की जब बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि जितने स्टेट्स हैं वो यूनियन के मेंबर्स हैं। और आपको कैसे पता चलेगा कि भारत में कितने स्टेट्स हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? इसके लिए आपको फर्स्ट शेड्यूल विजिट करना होगा। उसमें आपको बाकायदे लिखा है कि हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं करेंटली और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। जब आर्टिकल 1 क्लॉज 2 की बात करते हैं तो वहां पे यही है कि कितने स्टेट्स हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, ये जानना है तो आप फर्स्ट शेड्यूल को विजिट कर लीजिए। दो शब्द आता है, यूनियन ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया। जब यूनियन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो कहा जाता है कि वो स्टेट्स जो फेडरल सिस्टम का मेंबर खुद को समझते हैं और वो शेयर करते हैं यूनियन के साथ कुछ पावर्स। तो स्टेट विच एंजॉय द स्टेटस ऑफ बीइंग मेंबर ऑफ फेडरल सिस्टम एंड शेयर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विथ यूनियन, उसे हम यूनियन ऑफ इंडिया कहते हैं। वहीं जब टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात आती है तो आर्टिकल 1 क्लॉज 3 बोलता है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया में 3 चीजें आती हैं, टेरिटरीज ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरीज एंड एक्वायर्ड टेरिटरीज। टेरिटरीज ऑफ स्टेट की जब बात आती है तो आर्टिकल 1 क्लॉज 3 सब क्लॉज ए में इसके बारे में पढ़ेंगे हम। यूनियन टेरिटरीज की बात आती है तो आर्टिकल 1 क्लॉज 3 क्लॉज बी में इसके बारे में बताया गया है। एक्वायर्ड टेरिटरीज की बात आती है तो आर्टिकल 1 क्लॉज 3 क्लॉज सब क्लॉज सी में इसके बारे में बात की गई है। कह रहे हैं कि एक्वायर्ड टेरिटरी मतलब टेरिटरी को एक्वायर करने का कोई विशेष प्रावधान नहीं मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन हाँ सॉवरेन स्टेट होने के नाते आपके पास ये इनहेरेंट राइट होता है कि आप किसी भी फॉरेन टेरिटरीज को एक्वायर कर सकते हैं। 2 सुप्रीम कोर्ट्स के जजमेंट्स भी देखेंगे। 2 केसेस थे, अमर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1955, मस्तान सिंह वर्सेस चीफ कमिश्नर 1962। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो ये टेरिटरी ऑफ इंडिया है इसमें जो एरिया स्पेसिफाइड हैं अगर उनके बारे में आपको जानना है तो आप फर्स्ट शेड्यूल को विजिट करें। फर्स्ट शेड्यूल की जब हम बात करते हैं तो हम कह रहे हैं हमारे पास इस समय 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है, लेकिन इनिशियली हमारे यहाँ जो स्टेट्स हैं उनको 4 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया था। पार्ट ए में आता है ब्रिटिश ऑक्युपाइड एरियाज जो थे इंडिया में, पार्ट बी में आते हैं प्रिंसली स्टेट, पार्ट सी में आता है कमिश्नरी स्टेट, पार्ट डी में आता है यूनियन टेरिटरी। उस समय अंडमान एंड निकोबार अकेला यूनियन टेरिटरी था। 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के थ्रू लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया गया और पहला स्टेट बना आंध्र प्रदेश जहां पे तेलुगु बोलने वाले लोग रहेंगे। अब बात करते हैं आर्टिकल 2 के बारे में। आर्टिकल 2 जो है पार्लियामेंट को बहुत पावर देता है कि भैया आप कोई भी स्टेट को एडमिट कर सकते हैं अपने यूनियन में, साथ ही आप नया स्टेट इस्टेब्लिश भी कर सकते हैं। जब एडमिट इनटू यूनियन की बात कर रहे हैं हम तो हम कह रहे हैं कि कोई एग्जिस्टिंग स्टेट है उसको आप एडमिट कर लो, लेकिन जब हम इस्टेब्लिश न्यू स्टेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ किसी एग्जिस्टिंग स्टेट की बात नहीं हो रही है। एडमिट इनटू यूनियन की बात जब करते हैं तो पिक्चर में आता है गोवा एंड सिक्किम, और जब इस्टेब्लिश न्यू स्टेट की बात करते हैं तो जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, बिहार से झारखंड बना, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना। तो इस तरीके से आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। तो आपके पास टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी आपको सही लगता है आप उसके हिसाब से स्टेट बनाओ और एडमिट करते जाओ। इस चीज को अगर हम यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में देखें या ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में देखें तो ये डिफरेंशिएट करता है उन लोगों को। वहां पे इक्वल स्टेटस दिया जाता है सारे स्टेट्स को, इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है सेनेट में भेजे जाएंगे हर स्टेट से, और साथ ही साथ अगर आपको कोई अल्टरेशन वगैरह करना है तो कोई रीएडजस्टमेंट वगैरह करना है तो स्टेट लेजिस्लेचर की परमिशन लेनी पड़ेगी, उनसे कंसेंट लेना पड़ेगा। पर इंडिया में ऐसा कुछ भी आप नहीं देखेंगे। यहाँ ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट की जो बात हो रही है इसको सुप्रीम कोर्ट ने आरसी पौड़ियाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1963 में कहा कि हम जो यहाँ पे पावर देने की बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट के पास बहुत पावर है, इसका मतलब ये नहीं कि हमने पार्लियामेंट को अनफेटर्ड पावर दे दिया है, बल्कि जो उनके पास पावर है दैट इज लिमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे दैट शुड बी इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मंगल सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी यही बोला गया कि आर्टिकल 2 में जो आपको पावर दिया गया है वो आपको इसलिए नहीं दिया गया है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम को ओवरराइड करें। तो अब बात करेंगे आर्टिकल 3 के बारे में जो बात करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ नेम, बाउंड्रीज एंड एरिया ऑफ एनी एग्जिस्टिंग स्टेट।
तो आर्टिकल 3 में आता है ए से लेके ई तक का क्लॉज, जिसे याद करने के लिए आप वर्ड याद कर सकते हैं फिदा। फिदा के एफ से आता है फॉर्मेशन ऑफ एनी स्टेट, आई से आता है इंक्रीज एरिया ऑफ एनी स्टेट, डी से आता है डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, ए से आता है अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, और फिर दोबारा ए से आता है अल्टर द नेम्स ऑफ एनी स्टेट या चेंज द नेम ऑफ एनी स्टेट। तो जो ये हम स्टेट स्टेट बार बार बोल रहे हैं, तो इस स्टेट में यूनियन टेरिटरीज भी इंक्लूडेड हैं। मतलब फॉर्मेशन ऑफ एनी स्टेट ही नहीं है, फॉर्मेशन ऑफ एनी यूनियन टेरिटरीज भी हैं। कहते हैं कि जब आपको कुछ भी फॉर्मेशन करना है, चेंजेस करना है, अल्टरेशंस करना है, तो आपको स्टेट लेजिस्लेचर से कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। जैसा कि यूएस या ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि भाई वहां पे अगर आपको कोई रीएडजस्टमेंट करना है तो स्टेट लेजिस्लेचर से कंसेंट लेना होता है, पर इंडिया के सिनेरियो में ऐसा कुछ भी नहीं है। दो कंडीशंस को ध्यान में रखना होगा इस प्रोसीजर को इफेक्ट में लाने के लिए, कि आप कोई बिल इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। आप किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में कोई बिल नहीं लेकर आएंगे रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ एनी न्यू स्टेट या एग्जिस्टिंग स्टेट्स की बाउंड्रीज, नेम्स या एरिया चेंज कर रहे हैं, इसके लिए आपको कोई बिल लाने की जरूरत नहीं है इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन आ गई तब तो लेकर आना पड़ेगा, अगर नहीं है तो आपको लाने की जरूरत नहीं है। तो कहते हैं कि नो बिल टू बी अनाउंस्ड इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। दूसरी कंडीशन की जब हम बात करते हैं तो वहां पे आता है कि अगर मान लीजिए जिस बिल की बात हम कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसा है जिसकी वजह से स्टेट बाउंड्रीज जो है वो अफेक्ट हो रही है, तो प्रेसिडेंट जो है स्टेट लेजिस्लेचर का व्यू मांग सकते हैं और उस बिल को रेफर कर देंगे स्टेट लेजिस्लेचर को। उन्हें एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में अपने ओपिनियन, अपने व्यूज देने हैं, लेकिन उस व्यू से पार्लियामेंट बाउंड नहीं होगा। पार्लियामेंट नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द व्यूज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ऐसा कहा गया था बाबूलाल पार्थे वर्सेस स्टेट ऑफ मुंबई 1960 के केस में, कि हमने स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेज दिया, अगर स्टेट लेजिस्लेचर स्पेसिफाइड टाइम में अपने व्यूज दे देता है तो भी कोई बात नहीं, नहीं देता है तो भी कोई बात नहीं, और अगर देता है तो पार्लियामेंट उस व्यू से बाउंड नहीं है, उनकी व्यूज एक्सेप्ट करने के लिए हम बाउंड नहीं है। ऐसा बाबूलाल पार्थे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ मुंबई 1960 में कहा गया था। आर्टिकल 4 बोलता है कि जो भी आप चेंजेस लेकर आएंगे आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में, उसकी वजह से आपको कुछ कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस करने पड़ेंगे इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जांपल आपको फर्स्ट शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या बात करता है, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज की बात करता है। तो अगर आप 1-2 स्टेट बढ़ा रहे हैं तो आपको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा। साथ ही आपको 4th शेड्यूल में भी चेंजेस करना पड़ेगा। क्या बात करता है वो, शेयर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा की, कि हर स्टेट का कितना शेयर है सीट्स का राज्यसभा में, तो आपको वहां पे भी जाके मेंशन करना पड़ेगा। कहते हैं जो भी चेंजेस आप लेकर आएंगे आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत, वो चेंजेस जो है ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से आ जाएंगे और सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। तो इसलिए आप उन चेंजेस को अमेंडमेंट का नाम मत दीजिएगा कि हमने आर्टिकल 368 के थ्रू अमेंडमेंट किया है। आर्टिकल 1 से 4 में इतनी ही बातें हैं, लेकिन आर्टिकल 3 के क्लॉज सी को थोड़ा और समझने के लिए हमें एक लीडिंग केस डिस्कस करना पड़ेगा, जिसका नाम है री बेरुबरी केस। ये इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान के बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड केस है। अगर आपको याद होगा कैबिनेट मिशन, तो मैंने उसमें एक अजीब सा डायग्राम बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि पार्ट ए कहाँ है, पार्ट बी कहाँ है और पार्ट सी कहाँ है। तो ईस्ट का जो ये एरिया है ये पार्ट सी कहलाता था, फिर और वेस्ट का ये वाला एरिया जो इस समय पाकिस्तान है उसको पार्ट बी कहते थे। ये वाले एरियाज को हम पार्ट ए कहते थे, जहां बिहार, उड़ीसा, बंगाल, ऐसा सब सारी चीजें थी, और ये बाकी जो थी वो प्रिंसली स्टेट्स थे। तो बार बार पाकिस्तान की डिमांड हो रही थी कि भाई मुस्लिम्स के लिए अलग देश बनेगा, पाकिस्तान बनेगा, तो सीरियल रेडक्लिफ को लॉर्ड माउंटबेटन के रिकमेंडेशन पे इंडिया भेज दिया गया कि भैया जाओ इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा करके आ जाओ। तो उन्होंने क्या किया, मैप बिछाया, पेन पकड़ा और बांटना शुरू कर दिया। तो बार बार जब बात हो रही थी पार्ट बी की, तो यहाँ पे मुस्लिम्स बहुत ज्यादा थे, पार्ट ए में हिंदूज थे और पार्ट सी में भी थोड़े थोड़े मुस्लिम्स थे। तो उन्होंने पेंसिल उठाया, मैप उठाया और यहाँ पे एक लाइन खींच दी, बोला भैया ये पाकिस्तान है, ये वेस्ट पाकिस्तान हो गया, और यहाँ के एरिया को इन्होंने बता दिया ईस्ट पाकिस्तान, जो आज की डेट में बांग्लादेश कहलाता है। वो करके चले गए। बाद में 1952 के आसपास पाकिस्तान क्लेम करने लगा थाना नंबर 12, बेरुबरी एक करके जगह है वेस्ट बंगाल में, वहां पे थाना नंबर 12 को बोलते हैं कि ये तो पाकिस्तान का हिस्सा है। ये लिखा नहीं गया था शायद, लेकिन ओरली ये इंडियंस को दे दिया गया था। तो पाकिस्तान क्लेम करने लगा कि ये हमारा है,
हमको चाहिए। तो नेहरू नून एग्रीमेंट हुआ, नेहरू इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और नून साहब जो थे वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। तो नेहरू नून एग्रीमेंट हुआ, नेहरू नून पैक्ट कहलाया। उसके बाद उस पैक्ट को इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करने लगी सरकार। तो जो बैरोबेरी वाला एरिया था वहाँ पे हिंदूज बहुत ज़्यादा थे, तो वो लोग लड़ाई करने लगे कि हमें पाकिस्तान नहीं जाना है, हमें इंडिया में ही रहना है। ऐसा करते हुए 12,000 लोगों ने अपनी उंगलियां काट ली, उसमें से बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। उनका कहना था कि हम अपने शरीर दे देंगे, खून दे देंगे, पर हम बैरोबेरी पाकिस्तान को नहीं देंगे, मतलब वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे। बाद में बातें इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि प्रेसिडेंट साहब परेशान हो गए। तो प्रेसिडेंट साहब सुप्रीम कोर्ट के पास आते हैं आर्टिकल 143 में, जहाँ पे प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, किसी भी मैटर पे उनसे ओपिनियन ले सकते हैं। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन आ जाता है पिक्चर में। तो सुप्रीम कोर्ट के पास वो गए। इश्यूज दो हो रहे थे कि वेदर लेजिस्लेटिव एक्शन इज नेसेसरी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बैरोबेरी एग्रीमेंट, जो नेहरू नून एग्रीमेंट हुआ है उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या हमें किसी लेजिस्लेटिव एक्शन की जरूरत है या आर्टिकल 3 ही सफिशिएंट है। क्या हम आर्टिकल 3 के अंदर ही उठा के उस पार्ट को बांग्लादेश को दे सकते हैं। ये दो क्वेश्चंस लेके सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस सीख करने प्रेसिडेंट साहब गए। बात हुई आर्टिकल 3 क्लॉज सी की, तो वहां बात होती है डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट, जो आपके इंडिया की टेरिटरी में एरियाज हैं उसकी डिमिनिशिंग की बात की जा रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंडिया की किसी टेरिटरी को उठा के किसी फॉरेन स्टेट को दे देंगे। तो डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट नॉट इंक्लूड सेसेशन ऑफ स्टेट टू फॉरेन स्टेट। आप अपने इंडिया का कोई एरिया उठा के फॉरेन स्टेट को नहीं दे सकते हैं। तो आर्टिकल 3 में तो आपके पास पावर नहीं है ऐसा करने के लिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अगर आपको करना ही है तो आप 368 के थ्रू कोई अमेंडमेंट लेकर आ जाइए। उन्होंने और भी प्रोविजंस बताए, जैसे जब हम फेडरल पावर्स डिस्कस किए थे कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, तो यूनियन लिस्ट में एंट्री नंबर 14 बोलता है कि entering into treaties and agreement with foreign countries to implement agreement and conventions। तो कहते हैं कि आप treaties और agreement अगर आपका foreign country में है तो उसको आप implement करवा सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 253 में भी बोला गया कि अगर आपको कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट इंप्लीमेंट कराना है तो उसके लिए आप लेजिस्लेशन भी लेकर आ सकते हैं, आप लॉ लेकर आ सकते हैं। 245 का सब क्लॉज 1 बोलता है कि पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि वो लॉज बना सकता है एनी या होल पार्ट ऑफ द इंडिया के लिए, तो आप उस एरिया के लिए लॉ भी बना के इस एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करा सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि अगर कुछ भी मेंशन नहीं भी होता तो भी आपके पास रेजिडुअरी पावर भी है कि अगर कोई भी चीज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में मेंशन नहीं है तो भी आप उस पर लॉज बना सकते हैं। इसके बाद 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 1960 में और फर्स्ट शेड्यूल में चेंज किया गया। उसमें मेंशन किया गया कि जो बैरोबेरी यूनियन का एरिया है वो हम ईस्ट पाकिस्तान यानी आज की डेट में जो बांग्लादेश है उसे देंगे। तो ये री बैरोबेरी का केस था इन कंटेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 3। प्रियम्बल के कंटेक्स्ट में से हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था जिसमें बोला गया कि प्रियम्बल इज द की टू ओपन दी माइंड्स ऑफ द मेकर्स, ताकि आपको पता चल सके कि इतने सारे प्रोविजंस क्यों मेंशन किए गए हैं। साथ ही यही वो केस है जहां पे बोला गया कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बाद में लेटर ऑन केशवानंदन भारती में कहा गया कि नहीं भैया, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आप इसमें अमेंडमेंट भी ला सकते हैं सब्जेक्ट टू कि आप इसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करेंगे। तो दिस वॉज ऑल अबाउट पार्ट 1 दैट इज द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आई होप आपको मेरी क्लास पसंद आ रही होगी, कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी हो रही होगी और आपका लीगल नॉलेज भी बढ़ रहा होगा। तो क्लास को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ और उनकी भी नॉलेज बढ़ाने में उनकी मदद करें। थैंक यू। नमस्ते।